दुनिया भर के लाखों लोग जापान में फ्राइड चिकन पसंद करते हैं। परिवारों ने अमेरिकी शैली के फ्राइड चिकन को ऑर्डर करना क्रिसमस की परंपरा बना लिया है और इसे अपने उत्सव के हिस्से रूप में अपना रहे हैं। चीन में जहां मुर्गियों को एक बार उनकी सूक्ष्मता के लिए सम्मानित किया जाता है, आर्डर ब्रेक के एफसी देश की अग्रणी फास्ट फूड चेन के रूप में उभरा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी अक्सर फ्राइड चिकन को सुसमाचार पक्षी कहते हैं, जो विवाद चर्च संस्कृति के साथ अपने गहरे संबंधों को दर्शाता है। शायद दुनिया को फ्राइड चिकन पसंद है क्योंकि इसे सीजन कोट और तलने के कई अलग अलग तरीके हैं। यूएस संस्करण को सीजन कोट और तलने के कई अलग अलग तरीकों से लेपित किया जाता है। क्लासिक साउथ में यूएस संस्करण को आटे या बैटर में लेपित किया जाता है और कुरकुरा तला जाता है। ग्वाटेमाला फ्राइड चिकन साइट्स और मसालों में मैरिनेट किया जाता है। जापानी त्सुदाइज़ में सोया सॉस और आलू स्टार्च की विशेषताएं हैं। संभावनाएं वास्तव में अनंत है। हालांकि सत्य के बावजूद कि दुनिया भर में कई संस्कृतियां फ्राइड चिकन की अलग अलग किस्में बनाती हैं, यूएस साउथ का संस्करण निस्संदेह है सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादास्पद है। लेकिन दक्षिण अमेरिका में कई लोग अभी भी इसे पसंद करते हैं। दावा करें कि फ्राइड चिकन उनका जन्मसिद्ध अधिकार या उनका राज्य धर्म है, जैसा कि डेमन ली फाउलर ने अपनी 1999 की पुस्तक फ्राइड चिकन में वर्णित की। मेम्फिस से मिलान तक दुनिया की सर्वोत्तम रेसिपी। बफेलो से बैंकॉक तक सच्चाई यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्राइड चिकन की कहानी सीधी सादी नहीं है। ये कितना भी प्रिय क्यों न हो, इसका इतिहास दशकों की कठिनाइयों से भरा हुआ है। समय की यात्रा पर आज हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम फ्राइड चिकन की अंधकारमय उत्पत्ति और सांस्कृतिक शोषण को उजागर करते हैं। यहाँ हम बताएंगे कि कैसे एक दक्षिणी व्यंजन को पूर्वाग्रह के प्रतीक में बदल दिया गया। इसकी खोज जॉमी की साधारण शुरुआत से लेकर विवादास्पद मीडिया चित्रण तक। ये 17वीं से 19वीं शताब्दी तक फ्राइड चिकन का नस्लवादी इतिहास है। पारंपरिक जान यह मानता है कि दक्षिण अमेरिकी फ्राइड चिकन का जन्मस्थान था। दक्षिणी लोगों ने गर्व से इसे अपने क्षेत्रीय व्यंजनों का एक केंद्रीय तत्व बनाया और दावा किया कि केवल अफ्रीकी अमेरिकी ही प्रामाणिक फ्राइड चिकन तैयार कर सकते। मुख्य रूप से गुलाम बनाए गए। अमेरिका में फ्राइड चिकन के लिए पहली व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मुद्रित रेसिपी 1894 में वर्जीनिया हाउसवाइफ में प्रकाशित हुई थी। ये मैरी रैंडोल्फ द्वारा लिखित पहली क्षेत्रीय अमेरिकी कुकबुक थी, जो एक गुलाम परिवार से थी और थॉमस जेफरसन की दूर की रिश्तेदार थी। इस कुकबुक ने अमेरिकी पाक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। उन्होंने जिस पुस्तक में लिखा था, प्रक्रिया इस प्रकार है, काटें और फिर फ्राई के लिए उन्हें आटे में अच्छी तरह से लपेटें, उन पर नमक छिड़कें, उन्हें अच्छी मात्रा में उबलते लार्ड में डालें और उन्हें हल्का भूरा होने तक तलें। निश्चित रूप से व्यंजनों का इतिहास बहुत पहले शुरू होता है, लेकिन इस रेसिपी ने खाद्य इतिहासकार एड्रियन मिलर ने नोट किया है। 19वीं शताब्दी तक फ्राइड चिकन दक्षिण में श्वेत परिवारों के बीच एक प्रधान भोजन बन गया था। हालांकि इस व्यंजन ने अपनी परिवर्तनकारी क्षमता तब हासिल की जब पश्चिमी अफ्रीकी पाककला तकनीकों को दक्षिणी रसोई में पेश किया गया। लेकिन पश्चिमी अफ्रीकियों ने फ्राइड चिकन उसी तरह नहीं बनाया जैसे कई दक्षिणी लोग पारंपरिक रूप से बनाते थे। ये एक फ्रा की तरह था जहां चिकन को हल्का तला जाता था और फिर सागालेस चिकन यासा के समान मसालेदार सॉस में बहुत लंबे समय तक पकाया जाता। कहा जाता है कि ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के दौरान अफ्रीकियों के अमेरिका में जबरन प्रवास ने अनजाने में दो अलग अलग पाक दुनियाओं के विलय को जन्म दिया। गुलाम बनाए गए अफ्रीकी अमेरिकियों ने स्कॉटिश दास मालिकों द्वारा प्रदान की गई रेसिपी का उपयोग करके फ्राइड चिकन बनाया। हालांकि समय के साथ पनीर और शकरकंद पाए पश्चिमी अफ्रीकी मसाला प्रोफाइल और स्कॉटिश फ्राइंग तकनीकों का सामंजस्यपूर्ण विवाह, जिसे एक पाक मास्टरपीस के निर्माण में परिणत किया गया है, जिसमें पपरिका, लाल मिर्च और लहसुन जैसे सुगंधित मसालों का समृद्ध मिश्रण है। जब फ्राइंग प्रक्रिया की तीव्र गर्मी और सिजल के साथ मिलाया जाता है तो स्वाद और बनावट का एक सिम्फनी उत्पन्न होता है। तत्वों का यह सही संतुलन फ्राइड चिकन को एक साधारण डिश से एक प्रिय अमेरिकी क्लासिक में बदल देता है। हालांकि फ्राइड चिकन पहले से ही अमेरिकी गृहयुद्ध से पहले दक्षिणी व्यंजनों में एक आम और अच्छी तरह से एकीकृत पकवान बन गया था, लेकिन इसका गहरा संबंध था। अफ्रीकी अमेरिकी गुलामों के लिए महत्व उनके लिए फ्राइड चिकन तैयार करना और खाना सिर्फ खुद को पोषण देने का एक तरीका नहीं था।
यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सूक्ष्म अवज्ञा का एक कार्य दर्शाता था। दासों पर कड़े प्रतिबंधों के बावजूद उनके दमनकारी परिस्थितियों के खिलाफ कई गुलाम मालिकों गुलाम लोगों को मुर्गियां पालने और बेचने या अंडे का आदान प्रदान करने की अनुमति दी। पश्चिम अफ्रीका में मुर्गैवी महत्व रखती थी और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग गुलाम बनाए गए। अफ्रीकियों ने इन आध्यात्मिक प्रथाओं को अपने साथ अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में ले गए। अफ्रीकी अमेरिकी फ्राइड चिकन को अपना पसंदीदा व्यंजन बना लिया। चर्च के बाद सामुदायिक भोजन के लिए या जब पादरी किसी सम्मानित अतिथि के रूप में रात के खाने के लिए किसी मंडली के घर जाता तो पादरी को पहले परोसा जाता था और चिकन कुछ हिस्सों को चुनने का विकल्प दिया जाता था, आमतौर पर सतन, जिन्हें प्रचारकों के हिस्से कहा जाता था। 1950 के दशक तक फ्राइड चिकन से जुड़े गहरे धार्मिक महत्व को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि गॉस्पेल बर्ड और संडे क्लक जैसे इसके उपनाम 19वीं सदी में अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति में गूंजते रहे। फ्राइड चिकन कई अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग के रूप में उभरा। डॉसाई के विलियम्स फोर्डन ने अपनी क्रांतिकारी पुस्तक चिकन की टांगों से घर बनाने वाली अश्वेत महिलाओं के भोजन और शक्ति में खुलासा किया है कि कैसे गॉर्डनविले शहर, जिसकी जनसंख्या 900 है, ने भी आर्टशॉट के दशक के उत्तरार्ध में दुनिया की फ्राइड चिकन राजधानी का खिताब हासिल किया। गृहयुद्ध के दौरान गोरविले 2 रेल मार्गों एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन उस समय ट्रेनों में डाइनिंग कार की कमी थी। साइके विलियम्स फोर्सन के अनुसार जब थके हुए रेल यात्री डाइनिंग कार में पहुंचे तो डॉसाइके विलियम्स फोर्सन के अनुसार जब थके हुए रेल यात्री गॉर्डनविले पहुंचे तो इन अश्वेत महिलाओं ने फ्राइड चिकन सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए। क्योंकि फ्राइड चिकन प्रशीतन के आगमन से बहुत पहले से ही प्रचलन में था, श्वेत यात्री अक्सर इसे अफ्रीकी अमेरिकी रसोइयों से खुली ट्रेन की खिड़कियों के माध्यम से खरीदते। दक्षिण और उसके बाहर उद्यमी विक्रेता फले फूले। फ्राइड चिकन ने अनेक अफ्रीकी अमेरिकियों को स्थानांतरित होने और अपना घर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 20वीं सदी में विलियम्स फोर्सन की पुस्तक के विषय को प्रतिबिंबित करता है। फ्राइड चिकन तेजी से दिखाई देने लगा, फिर भी इसका चित्रण बहुत त्रुटिपूर्ण था। दक्षिणी राज्यों के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने श्वेत दर्शकों को लक्षित करते हुए विज्ञापन दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें फ्राइड चिकन को दक्षिणी आतिथ्य की पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके विपरीत इन्हीं मीडिया आउटलेट्स ने अफ्रीकी अमेरिकियों को फ्राइड चिकन खाते हुए कार्टून के रूप में चित्रित करके अत्यधिक आक्रामक रूढ़िवादिता को कायम रखा। फ्राइड चिकन को दक्षिण या अश्वेत विशेषता के रूप में प्रचारित किया गया, जिसमें अक्सर अपमानजनक भाषा और छवि का प्रयोग किया गया। चर्च चिकन जैसी कंपनियों के विज्ञापनों में इस व्यंजन को जातीय भोजन, द बर्थ ऑफ नेशन जैसी वीडियो फिल्मों ने काले लोगों को पकवान के साथ जोड़कर नस्लवादी रूढ़ियों को मजबूत किया, इससे पीढ़ियों तक इसकी छवि खराब हुई। D.W. ग्रिफिथ की इंगा फांसी की ये मौलिक और सर्वोच्च नस्लवादी मूक फिल्म क्लेक्स कबीले की कथित रूप से वीर स्थापना के बारे में है। अफसोस की बात है कि जब ये पहली बार प्रदर्शित हुई तो ये बहुत सनसनी थी। 3 घंटे की फिल्म के एक दृश्य में अभिनेताओं के एक समूह ने काले निर्वाचित अधिकारियों को आलसी और अनियंत्रित रूप से चित्रित किया, जो विधानसभा में अशिष्ट व्यवहार कर रहे थे। दर्शकों के लिए इच्छित संदेश स्पष्ट है। यह तब होता है जब काले व्यक्तियों को वोट देने की अनुमति दी जाती है। कुछ विधायकों को शराब पीते हुए दिखाया गया है, अन्य अपने पैरों को अपनी मेज पर टिकाए हुए हैं और एक विशेष रूप से बहुत अतिरंजित तरीके से तला हुआ चिकन खा रहा है। पूरी तरह से आक्रामक फिल्म का एक और उदाहरण एक समृद्ध और विविध पाक विरासत को एक अपमानजनक तुलना में 90 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक के फिल्म पोस्टरों की जांच से एक परेशान करने वाला पैटर्न भी सामने आता है, जिसमें फ्राइड चिकन का इस्तेमाल अफ्रीकी अमेरिकियों को हाशिए पर रखने के लिए किया था। जैसे जैसे हम 20वीं सदी के मध्य में पहुंचते थे, इन रूढ़ियों का व्यावसायीकरण तेजी से प्रमुख होता जाता है। आंटी जिमा और अंकल बेन सिर्फ ब्रांड से ज्यादा थे, वे कैरिकेचर थे जो उन्हीं रूढ़ियों का शोषण करते थे जिनकी हम 19वीं सदी के अंत में जांच कर रहे थे। और आंटी जमा को बनाया गया, जो अपने पैनकेक मिक्स और सिरप के लिए प्रसिद्ध हो। इसमें एक मैमी फिगर का कैरिकेचर दिखाया गया था। अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं को संतुष्ट नौकरों के रूप में एक स्टीरियोटाइप दिखाया गया।
ये छवि मिनिस्ट्रल शो के चरित्र पर आधारित थी और विज्ञापनों में इसे बनाए रखा गया था, जिसमें आंटी जिमा को इस तरह से दर्शाया गया था कि वह अक्सर बागान जैसी सेटिंग में एक श्वेत परिवार की सेवा कर रही थी। ये वह दौर भी था जब मामी स्टीरियोटाइप पहली बार सामने आया था। मामी को एक वफादार, अधिक वजन वाली अश्वेत महिला के रूप में चित्रित किया गया था, जो अपने श्वेत परिवार के प्रति समर्पित थी। अक्सर उसे रसोई में फ्राइड चिकन तैयार करते हुए दिखाया जाता था। इस स्टीरियोटाइप ने अश्वेत महिलाओं के विचार को मजबूत किया, नस्लवाद और असमानता के साथ अपने अनुभवों की वास्तविकताओं को स्पष्ट करते हुए अधीनस्थ और मातृसत्तात्मक। इस बीच 1940 के दशक में पेश किए गए अंकल बेन के ब्रांड ने एक सूट पहने एक बुजुर्ग अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति की छवि का इस्तेमाल किया, जो खुश सेवक की स्टीरियोटाइप को दर्शाता था। ब्रांड के विपणन ने इस बात पर जोर दिया कि अंकल बेन आतिथ्य और अच्छी सेवा की एक छवि थे। जटिल सांस्कृतिक पहचानों को सरल और स्टीरियोटाइपिक प्रतिनिधित्व में कम कर दी। बाजार अनुसंधान से पता चलता है कि 1950 के दशक तक आंटी जिमा अमेरिका में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले ब्रांडों में से एक बन गई थी। यह दर्शाता है कि यह स्टीरियोटाइप न केवल व्यापक रूप से प्रसारित था, बल्कि अत्यधिक लाभदायक भी। अब चलिए यील्ड 60 में तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो अमेरिका के लिए एक निर्णायक क्षण था। लिंडन बी जॉनसन ने नागरिक अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर ईद जड़ी बूटियों और मसालों के अपने गुप्त मिश्रण के साथ। फिर भी कई लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि जानबूझकर या अनजाने में KFC की व्यावसायिक रणनीति ने फ्राइड चिकन की छवि को बनाए रखा। कंपनी ने अपने फ्रेंचाइज के लिए मुख्य रूप से निम्न आय वाले मुख्य रूप से अश्वेत पड़ोस को लक्षित किया। इस विकल्प ने न केवल चिकन को बढ़ावा दिया, बल्कि सूक्ष्म रूप से उन विभाजनों को मजबूत किया जिन्हें ओवल राइट्स एक्ट ने खत्म करने का लक्ष्य रखा था। 1960 के दशक के अंत में एक अध्ययन से पता चला कि फास्ट फूड चेन KFC जैसी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं ने 130 देशों और क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति स्थापित की। हालांकि ये दुनिया भर में लोकप्रिय होने के बावजूद फ्राइड चिकन अभी भी अपने ऐतिहासिक बोझ को ढो रहा है। कोरियाई फ्राइड चिकन और जापानी केड्स जैसे फ्यूजन व्यंजन इस प्रिय व्यंजन के वैश्विक रूपांतरों को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि चिकन ने भले ही अपना बाजार खो दिया हो, लेकिन यह अपने ऐतिहासिक पिंजरे से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है। जो रूढ़ियां इसे परिभाषित करती थीं, वे अब केवल अस्पष्ट हो गई है, जो वैश्वीकरण और पाक कला के नवाचार के आवरण के नीचे छिपी हुई है। आइए कुछ आधुनिक पाक कला ट्रेबलजर शेफ जैसे मार्क सैमुएल्सन और सोल हो जैसे खाद्य आलोचकों पर ध्यान केंद्रित कर, जो पारंपरिक स्वादों से जुड़ी रूढ़ियों का सामना करने और उन्हें खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो कि कुशलता से नस्लीय रूढ़ियों से दूर जा रहे हैं। इस बीच हो अपने लेखन और आलोचनाओं का उपयोग भोजन और पहचान के बारे में सार्थक चर्चाओं को भड़काने के लिए करती। और आलोचकों की ये नई लहर केवल स्वादिष्ट फ्राइड चिकन परोसना नहीं है, वे एक नया आख्यान गढ़ रहे हैं जो इस व्यंजन को स्वीकार करता है कि ये जटिल इतिहास है। बिना इसके द्वारा विवश हुए, वास्तव में फ्राइड चिकन की कहानी सांस्कृतिक फ्यूजन की एक गहन कहानी है। उत्तरजीविता और लचीलापन, ये दो अलग अलग पाक परंपराओं के विलय को दर्शाता है। उत्पीड़न का सामना करने में एक समुदाय की कुशलता और अवज्ञा, और रूढ़िवादिता के खिलाफ चल रहे संघर्ष और फ्राइड चिकन की पूरी कहानी को पहचानना। हम विविध पाक परंपराओं की अधिक समावेशी और सम्मानजनक सराहना की दिशा में काम कर सकते हैं, जो हमारी दुनिया को बनाती है। अगर आपको ये अन्वेषण ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि आप फ्राइड चिकन और इसके इतिहास के बारे में कैसा महसूस करते हैं। आप